रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से एयर हम लोग लेते हैं वो लंग्स के स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वियोली तक ट्रैवल करता है। जिस पैसेज से, जिस रास्ते से, उसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे नाक से जो हम सांस ले रहे हैं वो यहां से शुरू होकर लंग्स के स्मॉलेस्ट यूनिट एल्वियोली तक जाता है। तो इस पैसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह रहे हैं। फर्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकेंड है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगेन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फर्स्ट में ये सीरीज में यहां लिखा गया है, फर्स्ट एयर हमारे नोज में आता है, वहां से ट्रैवल करता है ओरल कैविटी में, वहां से ट्रैवल करता है फेरिंग्स में और वहां से ट्रैवल करता है लैरिंग्स में, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और अगर इन चारों में से किसी भी पार्ट में इंफेक्शन हो जाए तो उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कहा जाता है। यहां ये किस तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पैसेज होता है इस फिगर में आप समझिए। देखिए, ये हमारा नोज है और ये हमारा माउथ है। तो जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो एयर यहां से नोज से अंदर आता हुआ इस पोर्शन में आता है। नोज और माउथ, इनके पीछे वाला जो जगह होता है जहां ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, उस जगह को फेरिंग्स कहते हैं। और ये फेरिंग्स के बाद आप यहां देख सकते हैं कि यहां 2 पाइप्स हैं। 2 पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं हमारे सामने जो आप गले के सामने देख रहे हैं, यहां जो पाइप प्रेजेंट होता है ये ट्रैकिया है, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे एयर का पैसेज होता है। और इसके पीछे हमारे वर्टिब्रे की तरफ एसोफेगस रहता है। एसोफेगस क्या है? इसे फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप यानी जिसमें से जब हम माउथ से खाना खाते हैं तो ये एसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। तो यहां आप ध्यान दीजिए कि क्योंकि ये ट्रैकिया फ्रंट में रहता है तो सांस जब हम लेते हैं तो नोज से होता हुआ, फेरिक्स से होता हुआ ये ट्रैकिया में एयर जाता है और जस्ट ट्रैकिया के ऊपर ये पोर्शन, ये लैरिंग्स कहलाता है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना जब अंदर की ओर आता है, च्यू किया हुआ खाना, तो क्योंकि यहाँ ट्रैकिया है और ट्रैकिया में खाना ना चले जाए, इसे ट्रैवल करके एसोफेगस में आना होगा, इसलिए यहाँ ट्रैकिया के ऊपर एक लिड प्रेजेंट होता है, एक ढक्कन जैसा फ्लैप प्रेजेंट होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फ्लैप है जो ट्रैकिया को बंद करता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है एपिग्लॉटिस। तो ये फ्लैप जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस ट्रैकिया के माउथ को कवर कर देता है और इस वजह से खाना ट्रैकिया में नहीं ना जाकर ये डायरेक्टली एसोफेगस में पहुंच जाता है। तो यहां तक आप समझ चुके हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लैरिंग्स तक के पार्ट को कवर करता है। नेक्स्ट यहां से होता हुआ अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा एयर जो हमने ब्रीथ किया वो जाता है। तो लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया में पहुंचता है। यहां मैंने आपको दिखलाया जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। ट्रैकिया से होता हुआ एयर ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में जाता है और ब्रोंक्यूल्स से एल्वेली जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स है उसमें पहुंचता है। यहां जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ट्रैकिया से एल्वेली तक, बिटवीन ट्रैकिया टू एल्वेली, इनके बीच तक जो एयर का पैसेज होता है, ट्रैवल होता है, ये 23 टाइम्स डिवाइडेड होता है। यानी 23 टाइम्स उसका पैसेज डिवाइड होकर और तब ये ट्रैकिया से एल्वेली तक पहुंचता है।
रेडी है। यहाँ ट्रैकिया टू एल्वेली, इनके बिटवीन जो एयर का पैसेज 23 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। ये डिवीजन कैसे हुआ है ये देखिए, ये 23 टाइम्स जो डिवाइड हुआ है, इसमें फर्स्ट 16 डिविजन्स, इन्हें कंडक्टिंग जोन कहा जाता है, और लास्ट 7 डिवीजन को रेस्पिरेटरी जोन कहा जाता है। कंडक्टिंग जोन उसे कहा जाता है जहां एयर का ओनली कंडक्शन होता है, यानी एयर का ओनली पैसेज हो रहा है, और रेस्पिरेटरी जोन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गैशियस एक्सचेंज होता है बिटवीन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ब्लड। तो कंडक्टिंग जोन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकिया, मेन ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहां आप देख लीजिए, ये ब्रोंक्यूल्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो कि कंडक्टिंग जोन में आता है, और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो कि रेस्पिरेटरी जोन में आता है। तो यहां आप देखिए रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक। एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ये क्या होता है? एनाटॉमी मतलब आपको मालूम है स्ट्रक्चर। तो यहां एनाटॉमिकल डेड स्पेस हम उसे कहते हैं जिसमें जो एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट तो होता है, पर वो गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहां मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। तो कुछ एयर तो गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट होते हैं और गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये एरिया क्या होता है, ये नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, नोज से लेकर कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। अब इस एयर की वैल्यू क्या होती है, ये 150 ml एयर होता है जो कि गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जिसे हम इनहेल कर सकते हैं वो होता है, उसकी वैल्यू होती है 500 ml। इसे इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है और टाइडल वॉल्यूम भी कहा जाता है, जो मैक्सिमम एयर एक ह्यूमन बीइंग इनहेल कर सकता है। अब इसमें देखिए गैशियस एक्सचेंज में कितना एयर पार्टिसिपेट करता है, ये जानने के लिए आपको ये मालूम है कि मैक्सिमम इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, 500 ml, तो 500 है। और इसमें से आपको ये मालूम है कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना है, इसकी वैल्यू है 150 ml। तो 500 से जब हम 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बच गया, 350 ml। तो जो एयर गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है उसकी वैल्यू है 350 ml। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने इनहेल किया, जो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है एयर का, इसमें से यूजेबल एयर ओनली 350 ml होता है, बाकी का जो 150 ml होता है ये अनयूज्ड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही पड़ा हुआ रहता है।